हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के जीके सीरीज में। जीके सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग मौर्य साम्राज्य देख रहे थे। मौर्य साम्राज्य हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और उसके प्रशासन की व्यवस्था भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य से ही संबंधित देखेंगे। आज मौर्य साम्राज्य का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग अशोक के अभिलेख देखेंगे और उससे संबंधित कुछ तथ्य देखेंगे जो आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी अशोक के अभिलेख। इससे भी बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे आप सारे फैक्ट को। अशोक शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। ये क्या करता था? अशोक जो है शिला पत्थर पे संदेश खुदवाया है, मतलब अपना जो भी संदेश था जनता के प्रति वो शिलाओं पे खुदाया है। स्तंभ लेख बनाया गया है और गुहा लेख बोलते हैं, जिसमें पर्वतों को काट कर गुफा वगैरह बनाया गया था और उसके दीवारों पर लिखे गए थे इसके संदेश को। तो ये प्रथम भारतीय शासक था जो ये काम कर रहा था, अपने संदेश को शिलाओं पर खुदवाया था। जिसकी प्रेरणा उसे कहाँ से मिली थी? तो ईरानी शासक दारा प्रथम, जिसको डेरियस भी बोलते हैं, से मिली थी। इसकी जो संदेश लिखवाने का जो इसको प्रेरणा मिला था वो ईरानी शासक था डेरियस, उससे मिली थी दारा प्रथम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है। दारा प्रथम कहाँ का शासक था? तो ईरान का था। ठीक है, ज्ञात हो कि दारा प्रथम किस साम्राज्य का था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस साम्राज्य का था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हक्कामानी साम्राज्य से था, जिसने क्या किया 500 ईसा पूर्व के लगभग सर्वप्रथम भारत पर सफल आक्रमण किया था। ये 500 ईसा पूर्व में क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। कौन? दारा प्रथम। अब इन अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने अपने संदेश जनता और सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए। सिंपल सी बात है, अभिलेख खुदवाने का मतलब ये होता है कि अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाना। ये अपने अभिलेख से क्या करता था? अपना संदेश लोगों तक पहुंचाता था। और वो हम लोग के इतिहास की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बहुत सारी जानकारी हम लोगों को भी मिलती है, इतिहास समझने में भी आसानी होती है इससे। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? तो पाली भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे अशोक के अभिलेख? पाली भाषा में लिखे गए थे। अभिलेखों के प्रकार देखिए, अभिलेख कैसे कैसे थे। अशोक के अभिलेख देखिए किस किस तरह के अभिलेख थे। तो शिलालेख था, एक स्तंभ लेख था और एक गुहा लेख था। शिलालेख समझ रहे हैं, पत्थर पे लिखा जाता था, पत्थर, बड़ा सा पत्थर, उस पे ये खुदवाया जाता था। स्तंभ लेख क्या होता है? तो पिलर, एक पिलर बना के और उस पर ये सारा मैसेज वगैरह लिखता था जो जनता को वो देना चाहता था। ये पिलर को आसानी से कहीं पे भी स्थापित किया जा सकता था। तो पिलर पे क्या करता था? सारे अपने संदेश लिखवा के और जनता का जो भी मैसेज है, जैसा वो साम्राज्य चाहता था, वो सारे लिखाकर वो उसे बीच चौराहे पे या कहीं पे उसको लगा देता था। और एक गुहा लेख जो है, ये गुहा पत्थरों को काटकर, मतलब पहाड़ी पे पत्थरों को काटकर गुफा वगैरह बनाया जाता था और उसके दीवारों पर उसके संदेश लिखे होते थे। 3 तरह के हैं। तो शिलालेख में देखिए बृहत शिलालेख और लघु शिलालेख, और स्तंभ लेख में भी आपको मिलेंगे बृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, और गुहा लेख तो खैर एक ही जैसा है। तो ये अशोक के अभिलेख थे। शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे और गुहा लेख थे। अभिलेख में क्या होते हैं? तीनों शामिल होते हैं, जितने भी लिखे गए हैं, चाहे वो शिलालेख हो, स्तंभ लेख हो या गुहा लेख हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिलालेख, यह लेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों के को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किया जाता है। ये तो वही बता रहे हैं, पहाड़ों को काटकर शिला पत्थर को क्या करते हैं? चिकना कर मतलब समतल करके, और उस पर उत्कीर्ण किया जाता था, उसको उस पर लिखाया जाता था, मतलब उसको खुरच खुरच के। स्तंभ लेख प्राकृतिक शिलाओं की प्रचुर अनुपयुक्तता कारण, ये पत्थर बहुत ज्यादा मतलब उपलब्ध नहीं हो सकते थे, उसके कारण जो है ये कृत्रिम थे, मतलब इसको बनाया जाता था पत्थरों से तैयार कृत्रिम स्तंभ। ये पत्थरों को जोड़ जोड़कर तैयार किया जाता था कृत्रिम स्तंभ, और उत्कीर्ण लेख जिनको अन्य स्थलों पर आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब इसको कहीं भी लगा सकते हैं आप। पहले पत्थर को जोड़ के आप पिलर बना लिया और उस पर लिखा दिया अपने मैसेज वगैरह, और उसको फिर आप कहीं भी लगाइए। यह स्तंभ लेख था। और गुहा लेख क्या हो गया? यह लेख धार्मिक सहिष्णु सम्राटों द्वारा साधु संतों तथा बौद्ध भिक्षुकों के निवास हेतु बनाए गए। बराबर में भी हम लोग पढ़े थे, बराबर में गुफा बनाया गया था, बराबर बिहार में। तो वहां पे क्या हुआ था? पहाड़ों को काट कर और उसकी गुफाओं में दान देने व दान लेने वाले की जानकारी हेतु उत्कीर्ण लेख थे। वहां पे लेख लिखाया जाता था कि इसी के लिए किसने, कौन सा सम्राट जो है इसको बनाया, और कौन दान दिया, क्या क्या, ये सारे मैसेज रहते थे। 3 तरह के अभिलेख थे। ठीक है, अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता देखिए कौन कौन से। धौली अभिलेख, इसके खोजकर्ता कौन है? टिट्टो। कब खोजे हैं? 1837 में। एक भाब्रू शिलालेख है, ये कैप्टन बर्ट खोजे हैं 1840 में। भाब्रू शिलालेख ये कब कौन खोजे, ये याद रखेंगे आप लोग। इस भी सारे का याद करना पॉसिबल नहीं, लेकिन बिल्कुल आप फिर भी एक बार ध्यान से देखेंगे और रिमाइंड करने का कोशिश करेंगे, रिमेंबर करने का। बराबर व नागा अर्जुन गुफा, ये हैरिंगटन के द्वारा खोजा गया था 1785 में। ये बराबर गुफा बिहार में है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, ये कैप्टन पोलियर के द्वारा 1785 में ढूंढा गया। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ये पैट्रे टिपैंथलर के द्वारा 1750 में। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, किसने खोजा था? पैट्रे टिपैंथलर।
मानसेहरा ये कैप्टन ले, ये कितने 1889। देखिए कालसी शिलालेख ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कालसी शिलालेख कहाँ है, ये पूछा गया एग्जाम में। उत्तराखंड में है ये। किससे संबंधित है ये, तो अशोक से संबंधित है, हमारे साम्राज्य से। रुमनी देई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा अभिलेख है इसका। फिहरर के द्वारा 1896 में, ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जौगढ़ अभिलेख सर वाल्टर इलियट के द्वारा ढूंढा गया 1850 में। गिरनार अभिलेख ये भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात में है ये, काठियावाड़। लेफ्टिनेंट कर्नल टाड के द्वारा इनको ढूंढा गया 1822 में। शहबाजगढ़ी ये फ्रांसीसी अधिकारी 1836 में ढूंढे हैं। इलाहाबाद का स्तंभ लेख टी.एस. भट्ट ढूंढे हैं, कब, 1834 में। टी.एस. भट्ट कब, 1834 में। मास्की अभिलेख बिडेन के द्वारा 1915 में। निगाली सागर फिहरर के द्वारा ये 1895 में ढूंढा गया। रामपुरवा कलाइल के द्वारा 1872 में ढूंढा गया। और सारनाथ स्तंभ आर.एल. स्टाइन के द्वारा ढूंढा गया 1905 में। देखिए ये सब बाद में हम लोगों के इसके अभिलेख जो है खुदाई के दौरान ये सब प्राप्त हुए, या फिर कहीं पे भी उनको बाद में ही ढूंढा गया है। देखिए अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है, जबकि सभी स्तंभ लेख, देखिए शिलालेख मतलब पत्थरों पे जो लिखा गया उसमें कौन कौन सा लैंग्वेज यूज किया, तो ये लैंग्वेज यूज किया गया है ब्राह्मी किया गया है, ग्रीक किया गया, अरमाइक किया गया, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। लेकिन जितने भी स्तंभ लेख बनाया अशोक, तो वो किसमें बनाया, प्राकृत भाषा में। शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा शिलालेख की लिपि क्या है, खरोष्टी। देखिए शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये शिलालेख किसमें था, तो ब्राह्मी में था, ग्रीक में था, अरमाइक में था और खरोष्टी लिपि में था। अब पूछा जाएगा स्तंभ लेख किस भाषा में थे, तो वो प्राकृत भाषा में थे। आइए पहले हम लोग आपको दिखाते हैं कि ये ग्रीक अरमाइक लिपि कैसे होते थे। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं पहले इसको। देखिए ये स्क्रिप्ट क्या है, ये देखिए खरोष्टी स्क्रिप्ट है, खरोष्टी लिपि है, इस तरह का होता था। इसको पढ़ने में ही बहुत बाद में सफलता मिली है। ये खरोष्टी लिपि है। देखिए फिर ये ब्राह्मी लिपि है, इस तरह अ को ऐसे लिखा जाता था, आ को ऐसे लिखा जाता था, ऊ को ऐसे लिखा जाता था। ये ब्राह्मी लिपि है, ख को ऐसे लिखा जाता था। ये ब्राह्मी लिपि है इस लैंग्वेज में। मतलब ये पहले ये सारी लिपि ही चलते थे, और उसको बाद में पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी। 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो था वो अशोक के अभिलेखों को पढ़ पाया था। देखिए स्तंभ लेख इस लैंग्वेज में लिखे जाते थे, प्राकृत भाषा ही। कुछ हिंदी के आपको वर्ड मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ अलग टाइप का इनका है लिपि, प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। तो ये अशोक के अभिलेख से संबंधित मतलब कुछ फैक्ट था, मतलब खरोष्टी लिपि कैसा होता है, ब्राह्मी कैसा होता है, प्राकृत भाषा कैसा होता है, ये आप लोग को दिखा दिए। आइए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए अब क्या है, अशोक के शिलालेख, अशोक के जो शिलालेख है वो ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक तथा खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। स्तंभ लेख समझ गए प्राकृत भाषा में। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा शिलालेख याद रखिएगा खरोष्टी में। 1750 में टी पैंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया। देखिए 1750 में टी पैंथलर जो थे, सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाने का श्रेय टी पैंथलर को जाता है। किंतु अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले कौन पढ़ा, देखिए जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़ने में सफलता प्राप्त हुआ। तो इतना स्क्रिप्ट ही ऐसा है कि इसको पढ़ना बहुत मुश्किल था। ये जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़ने में सफलता प्राप्त हुआ। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, अब बिल्कुल ध्यान देंगे। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ही ब्राह्मी लिपि में लिखी देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय से अशोक का समीकरण संबंधित किया। इसको पढ़ ही पाना मुश्किल था कि देवनाम प्रिय लिखा हुआ है। ये पढ़ने में कौन हम लोगों को हेल्प किया है, जेम्स प्रिंसेप। अब ब्राह्मी लिपि में जो लिखा गया था देवनाम प्रिय, यही इसका संबंध स्थापित किया कि देवनाम प्रिय जो है ये किसका नाम है, तो अशोक का नाम है। ये कौन किए हैं, तो ये किए हैं जेम्स प्रिंसेप। आगे देखते हैं हम लोग। भब्रुस अभिलेख में सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं के लिए था। देखिए भब्रु अभिलेख क्या था, सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं के लिए लिखा गया था। इसमें धर्म वगैरह की बातें लिखी गई थी। और ये भब्रु अभिलेख ही पहला ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक ने खुद को मगध का साम्राज्य बताया था। भब्रु अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का साम्राज्य बताया, तो भब्रु अभिलेख। किससे संबंधित था, ये बौद्ध भिक्षुओं से। ये जनता के लिए नहीं था, जनता का संबंध इससे नहीं था। भब्रु अभिलेख में अशोक ने बौद्ध त्रिरत्न क्या, बुद्ध, धर्म और संघ को नमस्कार किया और बौद्ध शास्त्रों से चुने हुए अंश उद्धृत किए हैं। इसमें बौद्ध शास्त्रों से चुने हुए अंश लिखे गए हैं, किसमें, भब्रु अभिलेख। बौद्ध भिक्षुओं के लिए था। इसमें इसी में क्या किया है, सबसे अपने आप को वो मगध का सम्राट बताया है। धौली तथा जौगढ़ के शिलालेख पृथक कलिंग लेख कहलाते हैं। पृथक कलिंग लेख किसको कहते हैं, धौली और जौगढ़ के शिलालेख पत्रों पे लिखे गए हैं। बिल्कुल आप ध्यान से समझते चलिए। इनमें सभी मनुष्यों को अपनी संतान बताया गया है। ये धौली और जौगढ़ के जो
शिलालेख है। कलिंग युद्ध के बाद ऐसा हुआ होगा, तभी मनुष्यों को अपनी संतान बताया। कलिंग युद्ध जो है वो काफी व्यतीत हो गया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये हम लोग जानते हैं। भब्रू अभिलेख एकमात्र स्तंभ है जिसमें अशोक ने, ये बता दिया अभी हम आप लोगों को, मगध का सम्राट बताया खुद को। अशोक के भाब्रू अभिलेख में धम्म का उल्लेख है, बिल्कुल हम लोग देख लिया अभी ऊपर कि ये बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित था। बौद्ध के जो नियम होते थे, संघ के नियम वगैरह, ये सारे चीज लिखे हुए थे, उन्हीं से संबंधित था ये भब्रू अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अशोक के शिलालेख निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए। शिलालेख जो पत्थरों पे लिखे गए हैं, ये शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुए, पेशावर। देखिए अभिलेख में सारे आते हैं, अब हम लोग एक एक करके शिलालेख देख रहे हैं, फिर स्तंभ लेख देखेंगे और फिर गुहा लेख देखेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं शिलालेख। ये क्या है, शहबाजगढ़ी से, शहबाजगढ़ी कहाँ से प्राप्त हुआ, पेशावर, पेशावर पाकिस्तान वाला एरिया। मानसेहरा कहाँ से प्राप्त हुआ है, हजारा से। देखिए कालसी, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया कहाँ है से प्राप्त हुआ है, तो देहरादून उत्तराखंड से। फिर ये देखिए गिरनार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरनार कहाँ है, काठियावाड़ गुजरात में, जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी पर है ये। धौली कहाँ है, तो पूरी उड़ीसा में है धौली अभिलेख, धौली शिलालेख। जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम में है। एरागुड्डी कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। और सोपारा जो है वो थाने महाराष्ट्र प्रांत में है। आपको अगर कोई अभिलेख अगर आप पढ़ते हैं तो अभिलेख में आप समझ जाएंगे कि इसमें सारे चीज आएंगे, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अब पार्ट बाय पार्ट शिलालेख क्या है, स्तंभलेख क्या है, बिल्कुल आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान से सारी चीजों को समझते चले। अब देखिए शिलालेख के बारे में कुछ हम लोग पढ़ते हैं स्पेशली। अशोक के शिलालेख को दो भागों में बिल्कुल हम लोग देख लिए थे ऊपर ही कि दो तरह के शिलालेख थे, एक लघु और एक बृहद। जो बड़े पत्थरों पे लिखा गया होगा बृहद शिलालेख, जो छोटे पत्थरों पे लिखा गया होगा लघु शिलालेख। बृहद शिलालेखों में सम्राट अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख हैं और इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछते आ रहा है बहुत समय से, सारे के सारे आपको ध्यान रखना। ये 14 जो प्रमुख शिलालेख हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए शिलालेख 1 और 2 नाम दिया है, शिलालेख 1 और 2। इसमें क्या किया गया है, तो पशु बलि की निंदा की तथा मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा संबंधी प्रबंध का वर्णन किया है। पहला इसका काम क्या है, ये जो है पशु बलि का निंदा किया है, मनुष्य और पशुओं के चिकित्सा संबंधी प्रबंध का वर्णन किया है, ये शिलालेख 1 और 2 में। उसके बाद देखिए शिलालेख 3 क्या है, व्यवहार के सनातन नियमों का वर्णन तथा राजकीय पदाधिकारियों को आदेश कि वे प्रत्येक 5 वर्ष के बाद दौरे पर जाएं। ये दूसरा शिलालेख में, ये संदेश अपना खुदवाया है। ये क्या है कि इसमें प्रत्येक 5 वर्ष में दौरे पर जाना है, राजकीय पदाधिकारी को देखना है घूम घूम कर कहाँ क्या हो रहा है। पहला में याद रखेंगे पशु बलि का निंदा और मनुष्य पशुओं का चिकित्सा, मतलब पशु बलि का निंदा किया गया और चिकित्सा का प्रबंध किया गया। दूसरा में अपने राजकीय पदाधिकारियों को आदेश देता है, सॉरी तीसरा में अपने राजकीय पदाधिकारियों को आदेश देता है कि वो आप 5 वर्ष में दौरे पर जाए। देखिए शिलालेख 4 जो है 14 प्रमुख शिलालेख अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको ये फैक्ट भी याद रखने होंगे। शिलालेख 4 जो है उसमें क्या है, व्यवहार के सनातन नियमों की व्याख्या, इसमें भी सनातन नियमों का व्याख्या किया गया। ठीक है, 4 शिलालेख हो गए। 5वां शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्यों का निर्देश। धम्म महामात्र की नियुक्ति का किसमें बोला गया है, तो शिलालेख 5वें शिलालेख में। अभी जैसे नोटिफिकेशन आता है ना, विज्ञापन आता है नियुक्ति वगैरह के लिए, देखिए इस तरह का ये आदेश होता था पहले जारी, अभी पेपर में आता है गवर्नमेंट का आदेश, ये वो पहले इस तरह का, ये सब तो सुविधा थी नहीं, शिलालेख खुलवाया जाता था। धम्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्यों का निर्देश, क्या कार्य है करने उनको। शिलालेख 6 में आत्मनियंत्रण पर बल, आत्मनियंत्रण पर बल कैसे बनाए ये बताया गया शिलालेख 6 में। शिलालेख 7 और 8 में अशोक की तीर्थ यात्रा का वर्णन, अशोक की तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है शिलालेख 7 और 8 में। शिलालेख 9 में क्या किया गया, वास्तविक उत्पादन और वास्तविक कार्यों का वर्णन, वास्तविक उत्पादन और वास्तविक कार्यों का वर्णन 9 में है। शिलालेख 10 राजा और उच्च अधिकारियों को हमेशा जनहित के कार्यों में लगे रहने का अनुदेश, ऐसा है शिलालेख कौन सा 10। इसमें क्या बोला गया, राजा और उच्च अधिकारियों को क्या बोला गया कि आप हमेशा जनहित का कार्य में लगे रहें। शिलालेख 11 में धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन, शिलालेख 11 में है धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन किया गया शिलालेख 11। शिलालेख 12 क्या है, धार्मिक सहिष्णुता पर बल, धार्मिक सहिष्णुता मतलब सारे धर्मों को समान महत्व देना, ये धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है शिलालेख 12। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, धार्मिक सहिष्णुता पर बल किस शिलालेख में अशोक द्वारा दिया गया, तो आप याद लिखेंगे शिलालेख 12। बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, बहुत सारे शिलालेख दिए रहेंगे, बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है शिलालेख 13, पता नहीं बहुत बार पूछा एग्जाम में। कलिंग युद्ध का वर्णन तथा अशोक के हृदय परिवर्तन का मार्मिक चित्रण, इसमें शिलालेख 13 में क्या हुआ, कलिंग युद्ध का वर्णन किया है और अशोक के हृदय परिवर्तन का मार्मिक चित्रण किया गया है इसमें। और शिलालेख 14 देखिए तो जनता से धम्म का जीवन ग्रहण करने की अपील, जनता से अपील किया गया है कि धम्म का जीवन ग्रहण करो। यह अशोक का हृदय परिवर्तन किस शिलालेख में है, शिलालेख 13। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा उसमें भी इंपॉर्टेंट बोला जाए तो शिलालेख 13, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया।
ध्यान देंगे आप। अब देखिए लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख कितने 14 महत्वपूर्ण बृहद शिलालेख पढ़ने थे हम लोग को, जो हम लोग को ऊपर देखा। ये शिलालेख 14 बृहद शिलालेख में सम्मिलित नहीं, बिल्कुल सम्मिलित नहीं होंगे, ये बिल्कुल लघु शिलालेख है। अब हम लोग बृहद शिलालेख पढ़े तो सम्मिलित तो नहीं होंगे, ये ठीक है, फैक्ट है। इसलिए इन्हें लघु शिलालेख कहा गया। ये निम्न स्थलों से प्राप्त हुए, देखिए कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए लघु शिलालेख। रूपनाथ से प्राप्त हुए, जबलपुर मध्य प्रदेश से में है। गुर्जरा शिलालेख प्राप्त हुआ दतिया मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ है। सासाराम बिहार में। भाबरू बैराट ये राजस्थान के जयपुर में प्राप्त हुआ है। भाबरू शिलालेख के बारे में हम लोग पढ़े थे। भाबरू शिलालेख में क्या था वर्णन, मगध का साम्राज्य बताया था, सम्राट बताया था खुद को अशोक। मास्की हैदराबाद के रायचूर में। ब्रह्मगिरी ये मैसूर के चितलदुर्ग में। सिद्धपुर कहाँ मिला है हम लोग को, ब्रह्मगिरी के मील पश्चिम में। और जटिंग रामेश्वर ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में। एरमगुड़ी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। गोवी मठ मैसूर के कोपबेल नामक स्थान के समीप। पालिकुंड ये गोवी मठ से 4 मील की दूरी पर है। राजुल मड़गिरी ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। अहरौरा जो है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। देखिए इसमें आप जो सबसे इंपॉर्टेंट मास्की याद रखेंगे, बिल्कुल भाबरू याद रखेंगे, सासाराम तो आपको बिहार याद रहे, गुर्जरा शिलालेख याद रखेंगे, ये सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। अशोक का व्यक्तिगत नाम केवल, देखिए ये मास्की गुर्जरा क्यों इंपॉर्टेंट है। अशोक का व्यक्तिगत नाम केवल मास्की गुर्जरा नेट्टूर उद्गोलम में मिलता है। सर्वप्रथम कर्नाटक की मास्की अभिलेख में अशोक नाम पढ़ा गया था। देखिए सबसे पहला अशोक का व्यक्तिगत नाम जो है अशोक, ये मास्की अभिलेख में सर्वप्रथम कर्नाटक को मिला था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। आप अगर एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिला होगा। अन्य सभी में उसे देवपीर से संबंधित किया गया है। अशोक नाम सिर्फ मास्की गुर्जरा नेट्टूर और उद्गोलम में मिलता है, जिसमें सबसे पहला कहाँ मिला है तो मास्की अभिलेख, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। अब बाकी में उसका नाम क्या, देवपीर देवनाम पीर ये मिला है, अशोक नहीं मिला है। भाबरू अभिलेख सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं के लिए था, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। अशोक ने बौद्ध त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ को नमस्कार किया, ये ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए थे, ये फिर से रिपीट हो गया। धौली और जौगढ़ अभिलेख प्रथम कलिंग लेख, ये फिर से लगता है रिपीट हो गया है। स्तंभ लेख, ठीक है। भाबरू अभिलेख एकमात्र स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं स्तंभ लेख। हम लोग शिलालेख देख लिए, शिलालेख 2 तरह के, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभ लेख आइए देखते हैं। अशोक के कुछ पाषाण स्तंभों पर भी उत्कीर्ण है, जिस कारण यह स्तंभ लेख कहलाए। इसे आसानी से एक जगह दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये भी 2 तरह के होंगे, बृहद और लघु होंगे। बृहद स्तंभ लेख कहाँ से, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली में मिला, फिर बाद में उसको टोपरा लाया गया, दिल्ली मेरठ दिल्ली में था, फिर बाद में जो शासक आए तुगलक वंश वगैरह, ये क्या किए उसको उठा के दूसरे जगह लगा दिए। लौरिया अरराज स्तंभ लेख, ये चंपारण बिहार में मिला। ये सारे ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ सारे पूछे गए। लौरिया नंदनगढ़ ये चंपारण बिहार में। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में। देखिए चंपारण बिहार से 3 कौन कौन, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरा स्तंभ लेख। अब प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ से मिला है तो इलाहाबाद से मिला है, ठीक है। या बहुत सारे को याद रखेंगे, स्तंभ लेख बृहद स्तंभ लेख सारे आप याद रखेंगे, बृहद शिलालेख सारे याद रखेंगे, इसमें क्या बोला गया। कलिंग युद्ध शिलालेख 13 में, बिल्कुल आप याद रखेंगे। मेरठ स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर पश्चिम सहारनपुर खिजराबाद जिले में था, वहां पे था खिजराबाद जिले में उत्तर प्रदेश में। और टोपरा स्तंभ लेख हरियाणा में स्थापित था पहले, लेकिन बाद में क्या हुआ, मध्य युग में क्या हुआ, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा इन्हें दिल्ली लाया गया, मतलब वहां से मेरठ से दिल्ली ले आया, ठीक है। और टोपरा स्तंभ लेख जो देखिए हरियाणा में था उसको भी उठा के दिल्ली मंगवा दिया, जिसमें मेरठ स्तंभ लेख मुगल शासक फर्रुखसियर के शासनकाल में खंडित हो गया। अब इसमें हुआ क्या कि मेरठ स्तंभ लेख जो था मुगल शासक फर्रुखसियर के शासनकाल में खंडित हो गया, टूट गया, इधर उधर कर रहा होगा तो उसके कारण वो टूट गया, ठीक है। प्रयाग यह पहले कौशाम्बी में था, क्या प्रयाग स्तंभ लेख जो अभी हम लोग देखे इलाहाबाद में, ये पहले कहाँ था, ये पहले कौशाम्बी में था, जो बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद किले में लाया गया। ये कौशाम्बी अभिलेख था, पहले उसको उठा के फिर ला गया अकबर के द्वारा इलाहाबाद। ये लोग का ये भी काम था कि उठा उठा कर स्तंभ लेख इधर उधर करते रहता था, ठीक है। लघु स्तंभ लेख, अब बृहद स्तंभ लेख हम लोग देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप बिल्कुल याद रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। लघु स्तंभ लेख में देखिए अशोक के कुछ स्तंभों पर एक एक लेख हैं जिन्हें लघु स्तंभ की श्रेणी में रखा गया। लघु स्तंभ लेख में अशोक की राजकीय घोषणाएं उत्कीर्ण है। इसमें राजकीय घोषणा किया गया है कि कैसे साम्राज्य को चलाना है, क्या क्या उसको निर्देश देना था अपने अधिकारियों को, ये सारी चीज इसमें है स्तंभ लेख में। सांची स्तंभ लेख रायसेन जिला मध्य प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारनाथ स्तंभ लेख वाराणसी उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी इलाहाबाद स्तंभ लेख, ये कहाँ है, इलाहाबाद के समीप। रूमनी देई अभिलेख नेपाल की तराई में स्थित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे छोटा इसका स्तंभ लेख है रूमनी देई। निगलीवा स्तंभ लेख एक निगलीवा सागर में है।
सांची, सारनाथ, कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। मतलब संघ भेद मतलब कोई संघ में टूट फूट ना हो, ये सांची, सारनाथ और कौशाम्बी में जो लघु स्तंभ लेख खुदवाए ये अशोक ने, उसमें यह आदेश दिया महापात्रों को, उसके अधिकारी थे कि संघ भेद रोकना है। कौशाम्बी स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुआकी के दान का उल्लेख मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले तो ये कि अशोक की रानी का नाम कारुआकी, और अशोक इसका दान का उल्लेख कहाँ है, तो ये किसमें है, ये है कौशाम्बी अभिलेख में। किसमें, कौशाम्बी अभिलेख। इसलिए इसे रानी का लेख भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, रानी का लेख किसको कहते हैं, कौशाम्बी। अभिलेखों में केवल इसी रानी का उल्लेख है, सिर्फ कारुआकी का। ये सारे क्वेश्चन ये दो पैरा देख रहे हैं, इसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए। अशोक की रानी का नाम कारुआकी है, ये पहला। ये रानी का अभिलेख किसको बोलते हैं, कौशाम्बी अभिलेख में। अशोक की रानी का नाम किस अभिलेख में, उत्तर नहीं थे, कौशाम्बी अभिलेख में। और अभिलेखों में एकमात्र पत्नी का नाम तो सिर्फ कारुआकी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रुम्नीदेही स्तंभ में अशोक द्वारा धर्म यात्रा पर जाने का विवरण है। ये रुम्नीदेही जो स्तंभ लेख है उसमें धर्म यात्रा पर जो अशोक गया है उसका विवरण लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ गया और क्या क्या वो किया। रुम्नीदेही अभिलेख के अनुसार अशोक ने लुम्बिनी ग्राम बुद्ध का जन्म स्थल से उत्पादन का राज कर 1/6 से घटाकर 8वां भाग कर दिया था। ये हम लोग पढ़े थे, तो ये हम लोगों को पता कहाँ चला था, ये तो पहले पढ़ चुके हैं कि वहाँ का टैक्स घटा दिया था। तो पता कहाँ से चला, रुम्नीदेही स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख, शिलालेख, अभिलेख इतिहास जानने के बहुत ही विश्वसनीय स्रोत हैं। निगलिवा स्तंभ लेख के कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की चर्चा हुई है। निगलिवा स्तंभ लेख में कनक मुनि का स्तूप के संवर्धन की चर्चा हुई है। ये हम लोग देख लिए अभी स्तंभ लेख। अब आ जाइए गुहा लेख। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी को काटकर गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। तो बराबर नामक पहाड़ी पर ये मिला है, हम लोग इसके बारे में पढ़े। नेग्रोध सुरामा गुहा, विश्व झोपड़ी गुहा, कर्ण चौपाड़ गुफा, ये हम लोग पहले भी पढ़े थे। ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में, देख लिया प्राकृत भाषा, और तथा ब्राह्मी लिपि भी आप लोगों को हम दिखाए, लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और महनसहरा, ये किसमें था, तो खरोष्टी में था। ये हम लोग ऊपर भी देखे हैं। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भगनल अभिलेख, कंधार के अरमाइक लिपि भी उसी तरह से कुछ संबंधित होगा, चित्र वगैरह कुछ अलग तरह का लिपि जो हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकते। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भगनल अभिलेख कंधार के पास सरेकुना नामक स्थल से और यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख, देखिए 2 भाषा में, यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लघमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक अभिलेख प्राप्त हुआ। मतलब देखिए तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया है एक भगनल अभिलेख प्राप्त हुआ है। कंधार के पास शरेकुना नामक स्थल है। अब कंधार के पास एक अभिलेख प्राप्त हुआ है शरेकुना नामक स्थल से, उसमें 2 भाषा का उपयोग किया गया है, यूनानी का और अरमाइक का, द्विभाषीय अभिलेख मिला। और काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लघमान काबुल नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया वो गुहालेख, बोलिए गुहालेख प्राप्त हुआ है। ये देखिए ये गुहालेख था, यह अभिलेख थे, यह स्तंभ लेख थे, शिलालेख थे। आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। शिलालेख क्या थे, स्तंभ लेख क्या थे और गुहालेख क्या थे, और अभिलेख क्या बोलेंगे, सबको सम्मिलित बोलेंगे। जब मैं तैयारी कर रहा था तो सारी इसमें शुरुआत में मुझे ये कंफ्यूजन लगता था, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होंगे, समझ के पढ़ें। आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं कुछ इसके संबंधित तथ्य। मौर्यकालीन महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं। ये आज हम लोग का वीडियो खत्म हो जाएगा, आज मौर्य साम्राज्य का वीडियो लास्ट है ये। धर्म यात्रा, इसमें देखिए हम लोग कुछ संबंधित तथ्य देख रहे हैं। धर्म यात्रा क्या था, तो राजा के द्वारा धर्म यात्रा या धर्म यात्रा कहलाता था। दौरा जो था, राजा का दौरा, उसको हम लोग धर्म यात्रा या धर्म यात्रा बोल रहे हैं। वो जहाँ भी घूमने वगैरह गया उसको धर्म यात्रा बोलते थे। यह एक प्रकार का तीर्थ यात्रा ही होती थी जिसमें राजा गांव का दौरा करता था और वृद्धों और सन्यासियों को दान देता था। मतलब इस तीर्थ यात्रा का अलग उसका सीन था, मतलब घूमता था और जो भी वृद्ध है, सन्यासी है, जरूरतमंद है, उनका स्थिति को देखते हुए दान वगैरह करता था। गांव बस्ती की हालत देखता और धर्म संबंधी प्रवचन करता था। ये उस समय ये साम्राज्य फैला हुआ था, एक व्यवस्था काफी अच्छी थी। खुद से राजा जाके देखता था लोगों की समस्या। अशोक ने बोध गया कि तीर्थ यात्रा कर धर्म यात्रा की परंपरा को शुरू किया। मतलब यहाँ क्या किया, अशोक ने बोध गया कि तीर्थ यात्रा पहले कहाँ से स्टार्ट किया था, तो बोध गया से। ये हम जो धर्म यात्रा पढ़ रहे थे, ये बोध गया से स्टार्ट किया था, कर धर्म यात्रा की परंपरा को शुरू किया। धर्म यात्रा यहीं से स्टार्ट हुआ। अशोक ने लुम्बिनी बिल्कुल गया, बुद्ध के जन्म स्थान पर गए, कपिल वस्तु भी गए, बाल्यावस्था स्थल था उनका गौतम बुद्ध का, बोध गया भी गए, तपोभूमि और ज्ञान प्राप्ति बोध गया भी आए, और सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन स्थल प्रथम उपदेश यहाँ पे, ये सारे जगह वो घूमे हैं।
तो जो बौद्ध धर्म अपना लिए थे। कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्थल और बुद्ध कनक मुनि के स्तूप आदि की यात्रा किया। इन धर्म यात्राओं का उल्लेख अशोक के शिलालेख 7 और 8 में। अभी हम लोग देखे थे धर्म यात्राओं का उल्लेख है, तो ये कहाँ पे है? 7 और 8। वहां से हम लोगों को पढ़ के समझ में आता है कहाँ कहाँ घुमाया, धर्म यात्रा क्या था। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं सांची स्तूप क्या। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप सांची बौद्ध स्तूपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल है। यह पहाड़ी पर मौर्य शासक अशोक ने विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। देखिए, ये किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। यह ईंटों का बना था, ईंट का बना था, चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगी थी और चारों तरफ से उसके दरवाजे थे। ईंट का बना हुआ था, चारों तरफ लकड़ी की बाड़, मतलब चारों तरफ फेंसिंग था, लकड़ी से घिरा हुआ था। और सांची दीर्घ काल तक बौद्ध धर्म से संबंधित रहने के कारण, सांची क्या था? सांची का संबंध जो है बौद्ध धर्म से बहुत समय तक रहा। बौद्ध धर्म से संबंधित रहने के कारण इसका नाम चेतिया या चैत्यगिरी पड़ा। इसका नाम क्या पड़ा? चेतिया या चैत्यगिरी। किसको बोलते हैं? सांची को। अशोक द्वारा निर्मित महास्तूप शुंग काल में पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया। ये जो स्तूप बना हुआ है सांची का स्तूप, तो शुंग काल में क्या हुआ, जो मौर्य वंश के बाद आएगा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापना किया गया है, तो उसमें पाषाण पट्टिका मतलब पत्थर वगैरह भी उसमें लगाया गया। लकड़ी का स्थान पर पाषाण वेदिका बनाई गई, मतलब लकड़ी जो था उसको चारों तरफ जो लकड़ी से घेरा हुआ था उसमें पत्थर लगाया गया। तो चारों दिशाओं में 4 दरवाजे लगा दिए गए। ये काम कब हुआ? तो ये काम हुआ था शुंग वंश के समय में, 4 दरवाजे लगाए गए। ठीक है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के चित्र से भरे हैं। बुद्ध के जीवन ये जो है, और इसमें पूरा अलंकरण है, उसके जातक कथाओं और चित्र वगैरह बना हुआ है। नीचे से ऊपर तक अलंकृत है। इन पर सिंह, हाथी, धर्मचरक, यज्ञ, त्रिरत्न सभी के चित्र जो है यहाँ पे खुदे हुए हैं सांची स्तूप में। वेदिकाओं पर अंकित लेखों में दानकर्ताओं के नाम सुरक्षित है। दानकर्ता का नाम ये लिखा गया है कि कौन कौन इसमें दान दिया, इस सारे भी वहां पे वर्णन है। जिन्होंने स्मारकों के निर्माण में योगदान दिया वो सारे लिखे हुए। इनमें शासक, भिक्षु, सामान्य जन सभी है, सभी लोग दान दिए। मुख्य स्तूप के दक्षिणी द्वार पर उत्कीर्ण लेख में सातवाहन शासक सतकर्णी का नाम भी है। तो इसके बाद में जब सातवाहन वंश आएगा तो उस समय भी इनका रिनोवेशन हुआ होगा, इसलिए इनका भी नाम है सातवाहन शासक सतकर्णी का नाम भी ये सांची स्तूप में मिलता है। अब देखिए अशोक स्तंभ। अशोक के स्तंभ ईरानी तथा यूनानी कला से प्रभावित है। किस कला से? ईरानी और यूनानी मतलब विदेशी कला, उससे प्रभावित है। अशोक के लाट पर जिस प्रकार की पशु आकृतियां है वह हड़प्पा की पशु आकृतियों की परंपरा से मेल खाती है। देखिए वो जो ऊपर पशु आकृतियां बनी हुई है अशोक स्तंभ में 4, तो ये किससे मैच खा रही है? तो हड़प्पा से। माना जाता है कि पत्थर पर चमकदार पॉलिश करने की कला भारत में ईरानी संपर्क से पहले से ज्ञात थी। पत्थर पे जो चमकदार पॉलिश की हम लोग का कला है तो हम लोग भारत में पहले से ज्ञात थे। ये ऐसा माना जाता है कि ईरान के संपर्क में आने से पहले भी हम लोग ये जान रहे थे। इसका एक प्रमाण काली मिट्टी के बर्तनों को पॉलिश कर चमकदार बनाने की प्रक्रिया में ढूंढा जा सकता है, जो कहाँ था? यह हड़प्पा सभ्यता में था। पुनः ईरानी स्तंभ जहां नालीदार है और प्रस्तर खंभों के जोड़ने से बने हैं, वहीं अशोक के लाट सपाट और एक ही पत्थर से बने हैं। अशोक का स्तंभ जो है वो एक ही पत्थर से बना हुआ है और ये ईरानी कला जो था वो जोड़ जोड़ के प्रस्तर खंभों को जोड़ने से। दोनों स्तंभों के घंटा व अलंकरण में भी अंतर है। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये ईरानी व यूनानी कला से प्रभावित होकर बनाया था, लेकिन उसके कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये भारतीय कला ही थी जो पहले से विद्वान थी, क्योंकि कुछ ये सब अंतर है। भारत ने इस स्तंभ को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है, यही हम लोग का राष्ट्रीय प्रतीक है, तथा स्तंभ के निचले भाग पर स्थित अशोक चक्र को तिरंगे के मध्य में रखा गया। देखिए इतना इंपॉर्टेंट है ये अशोक स्तंभ। ठीक है, हम लोग का ये इतिहास रहा है, काफी समृद्ध इतिहास रहा है भारत का। मौर्य साम्राज्य के बाद ये टूटते चला जाता भारत। चाणक्य लगभग 375 से 283 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री थे। चाणक्य के बारे में हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, ये तो हम लोग देख लिए थे। चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त ये सारे जान रहे फैक्ट। चाणक्य की पत्नी का नाम देखिए, एक नया फैक्ट है आप लोग के, नाम क्या था उनका? यशोमती। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनवाया, आप बिल्कुल जान रहे हैं। उन्होंने बिंदुसार और अशोक को भी मार्गदर्शन किया था चाणक्य ने। चाणक्य के बाद कौन बन गए थे मंत्री? तो खल्लाटल बन गए थे और राधा गुप्त बन गए थे। तो ये सारे फैक्ट आप अगर वीडियो नहीं देख रहे ध्यान से तो सारे वीडियो को 1 by 1 और सेम उसी स्टेप में देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगी। सारे प्लेलिस्ट में डाले हुए 1 by 1 करके देखें। चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और वहां के आचार्य भी बने। चाणक्य क्या है? तक्षशिला विश्वविद्यालय से, ये भी हम लोग तो जान ही रहे हैं कि चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के थे और आचार्य बने थे। तो नंद वंश में उनका अपमान हुआ था, उसके कारण फिर वो मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए थे। चाणक्य के कहने पर सिकंदर के सेनापति सेलुकस की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था, ये भी हम लोग देखें। चंद्रगुप्त के राज्य निर्माण का समस्त इतिहास वस्तुतः उसके गुरु चाणक्य का कार्य था। बिल्कुल, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य तो रोड पे रहने वाला बालक था, उसको रोड से उठाकर साम्राज्य का स्थापना करवा दिया था। तो चाणक्य का ही सारा देन था राज्य निर्माण में। कुछ विद्वान मानते हैं कि हेलेना ने ही चाणक्य की हत्या करवा दी।
लेकिन कुछ ऐसा विद्वान बोलते हैं कि हेलेना ने ही चाणक्य की हत्या करवा दी। हालांकि ये सबसे संबंधित साक्ष्य अभी हम लोग तो मौजूद नहीं है, तो ये समझ लीजिए हेलेना ने ही क्या की थी, चाणक्य की हत्या करवा दी थी। क्यों करवाई होगी? तो चाणक्य ने कहा था कि आपका पुत्र जो है वो राजगद्दी पे नहीं बैठ सकता, आप राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो कुछ भी कर सकती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जो राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का एक महान ग्रंथ है। इसमें उन्होंने वर्णन किया है कि एक राजा किस प्रकार से राजनीतिक और आर्थिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, ये अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग शुरू से अभी पढ़ते ही आ रहे हैं। तो मेन राजनीति, आर्थिक नीति, कृषि वगैरह सारे हैं, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन है कि चाणक्य का लिखा गया अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो आप मानेंगे राजनीति से, क्योंकि राजनीति ही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी सारे फैक्ट भी थे, लेकिन आपको लगाना है टिक राजनीति से संबंधित है। अब देखिए मेगास्थनीज की इंडिका, ये भी एक बुक लिखा है। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, बिल्कुल था, जो अपनी बेटी का विवाह करने के बाद भेजा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीय जीवन परंपराओं, रीति रिवाजों का वर्णन किया है, और उसके ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती बिल्कुल होगी, क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में रहता था। हालांकि यह ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध अभी नहीं है। यह भारत आने वाला प्रथम राजदूत था, बिल्कुल था। इंडिका ग्रीक भाषा में है, जिसे इसे मौर्य साम्राज्य का दर्पण कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का दर्पण किसको बोला जाता है? इंडिका। मेगास्थनीज ने, आप ये फैक्ट याद रखेंगे, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त का नाम सैंड्रोकॉट्स के रूप में उद्धृत किया है। इसके अनुसार शासक के चारों ओर सशस्त्र महिलाएं अंगरक्षक के रूप में रहती है। ये मेगास्थनीज बोलता है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला है? सैंड्रोकॉट्स। अब बोला है क्या कि शासक के चारों ओर सशस्त्र महिलाएं, शस्त्र लिए हुए, ये अंगरक्षक के रूप में रहती थी। चंद्रगुप्त की राजधानी पोलीब्रोथा, पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया, मतलब पोलीब्रोथा लिखा है ये पाटलिपुत्र को, विस्तृत वर्णन किया। उसके अनुसार पाटलिपुत्र गंगा व सोन नदियों के संगम पर स्थित था, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। ये हम लोग पढ़ रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? तो मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग, उसके इंडिका बुक के। मेगास्थनीज ने उत्तरापथ का वर्णन किया है। यह सड़क सिंध को बंगाल के सोनगांव से जोड़ती थी। यह सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ये उत्तरापथ, उत्तरापथ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसको किसको जोड़ रहे थे? सिंध को बंगाल के सोनारगांव से। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। देखिए क्वेश्चन आपसे इसी तरह पूछेगा, मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्यमान थी कि नहीं थी? तो नहीं थी, लेकिन कौटिल्य के अनुसार थी। 9 प्रकार के दास थे। मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते। ये मेगास्थनीज का कहना है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने का विवरण भी मिलता है। तो वो जितना समझ पाए वो अपने अकॉर्डिंग लिखा है। अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण, राशनिंग प्रणाली का वर्णन है। मतलब अगर अकाल पड़ गया तो मतलब राशनिंग प्रणाली का भी वर्णन किया गया है। ये तो पहले लिख दिया अकाल ही नहीं पड़ते, पहले बोल दिया दास ही नहीं, और फिर बाद में बोला कि राशनिंग प्रणाली भी थी, जो अभी पीडीएस सिस्टम चल रहा है आप लोग का। सारे प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास में सारे कुछ थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में लेखन कला का अभाव था, उसमें लेखन कला नहीं था, ऐसा मेगास्थनीज के अनुसार। उसने शिलाश नामक, अगर लेखन कला का बिल्कुल अभाव रहता तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा नहीं जाता। उसने शिलाश नामक एक ऐसी नदी का उल्लेख किया जिसमें कुछ भी तैर नहीं सकता था। ये देखिए एक यूनिक नदी बताया है शिलाश, इसमें कुछ भी तैर नहीं सकता। मेगास्थनीज ने भारत से प्राप्त होने वाली खनिज संपदा में सोना, चांदी, तांबा और टीन की प्रशंसा की है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में चीटियों सोने का संग्रह करती थी। भारत में चीटियां देखिए सोने का संग्रह करती थी। ये अपना जो भी लिखा है ये हम लोग को इस तरह से ही कुछ कुछ फैक्ट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम निकालने के लिए ये सारी चीज याद रखने पड़ेंगे। तो ये था दोस्तों मौर्य साम्राज्य हम लोगों का। हम लोग का मौर्य साम्राज्य बहुत अच्छे से देख लिए। मौर्य साम्राज्य के बारे में देखे एक एक करके, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, उसके बाद के, और फिर हम लोग ने प्रशासनिक व्यवस्था देखा। आज हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है अशोक के अभिलेख और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को देखें। इस तरह से मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ। कल हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में डिस्कस करेंगे, मौर्य साम्राज्य के बाद वाले काल के बारे में। तो आप अगर वीडियो सारे नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाले गए हैं, उसको 1 बाय 1 करके देखें और अपने हिस्ट्री को, समझ को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।